क्या आपकी पूरी पॉलिटिक्स एंटी बीजेपी आरएसएस ही है? मैं उनके खिलाफ क्यों? देखिए, जब मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो उनको मालूम है कि उनकी विचारधारा से मिलती जुलती बात नहीं है। अगर उनकी विचारधारा से मिलती जुलती ये बात होती तो वो चुनाव में जाकर के शमशान कब्रिस्तान नहीं करते। तो मतलब फिर इसमें दो सवाल है। एक सवाल ये कि क्या आपकी पूरी पॉलिटिक्स एंटी बीजेपी आरएसएस ही है? नहीं, क्योंकि जितनी बातें आपने महत्वाकांक्षाओं में बताई ये सिर्फ एंटी बीजेपी आरएसएस वाली साउंड कर रही है। तो वो हमारे इसमें खिलाफ कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं। कंस्ट्रक्टिव है। हाँ शुभंकर जी, अरे ऐसा नहीं है। मतलब आप मैं बताता हूं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं उनके खिलाफ क्यों हूँ? व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो एक पोजीशन होल्ड करते हैं और एक आइडियोलॉजी को कैरी करते हैं। वो जो पोजीशन होल्ड करते हैं उस पोजीशन से हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन है एज ए सिटीजन, और जो वो आइडियोलॉजी कैरी करते हैं हम उसके खिलाफ हैं। एक्सपेक्टेशन उस पोजीशन से जो हम होल्ड करते हैं, जो पोजीशन वो होल्ड करते हैं, उससे ये है कि इस देश की सरकारें जनमुखी होनी चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव है, होना चाहिए। और वो जनमुखी इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, दोस्तोन्मुखी इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर संगठन की आइडियोलॉजी कैरी करते हैं। देखिए, जब मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो उनको मालूम है कि उनकी विचारधारा से मिलती जुलती बात नहीं है ये। अगर उनकी विचारधारा से मिलती जुलती ये बात होती तो वो चुनाव में जाकर के शमशान कब्रिस्तान नहीं करते, कपड़ों से पहचाने जाते हैं ये नहीं करते। तो उनको ना डबल रोल प्ले करना पड़ता है। जब वो भारत में होते हैं तो गांधी के विरुद्ध जो विचार है उसको लगातार अपने भाषणों से बोलते हैं, तो जब जापान जाते हैं तो गांधी जी के ऊपर माला चढ़ाते हैं। बट चलो कन्हैया, इसमें भी जैसे क्योंकि मैं बहुत सारे नेताओं के साथ पॉडकास्ट करता हूं तो मुझे उन्हें ऑफ द स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन दोनों जानने का मौका मिलता है। और मैं बहुत सारे नेताओं को, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, जब मैं उनसे मिला तो ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल अलग इंसान थे, और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स की अपनी कैलकुलेशन होती है, गुणा गणित हिसाब किताब, जिसमें आपको चुनाव में जाते वक्त सब करना पड़ता है, फिर जब जीत जाते हो तो अलग कहानी होती है। तो क्या इसको इस तरह देखें कि उनकी मजबूरी भी वो है? जैसे 2004 में शाइनिंग इंडिया, जब मैं देखता हूँ अटल जी वाला शाइनिंग इंडिया आया, ये हुआ हिंदुत्व से गए, सीटें कम हो गई, वापस ट्रैक पे लौटे, उनका एक वोटर है जो वही मांगता है। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, अखिलेश जी का एग्जांपल ले लेते हैं हम, केजरीवाल जी कर लेते हैं, सबको एक थीम ले ली उन्होंने कि इनकी पार्टी की ये यूएसपी है, उस यूएसपी पे खेलते हैं। बीजेपी की यूएसपी हिंदुत्व है, शायद किसी की कुछ और होगी, अलग अलग। बीजेपी की यूएसपी अगर हिंदुत्व है तो जब मोदी जी जाते हैं वहाँ सऊदी अरबिया और शेख को एकदम जादू की झप्पी दे रहे होती हैं, तब वहाँ हिंदुत्व खतरे में होता है कि एकदम फुल फर्निश्ड, फुल फ्लेज्ड थ्राइव कर रहा है। दैट्स डिफरेंट, सरकार वर्सेस पार्टी। कि जब इलेक्शन में जाते हो तो पार्टी होते हो, सरकार आते हो तो आप सब आते हो। हमने आजम खान को भी साहब को देखा है कि कुंभ का उन्होंने अच्छा किया था, जो व्यवस्था की थी। जब आप पार्टी होते हो तो पार्टी होते हो, जब आप सरकार होते हो तो सरकार होते हो। हमारा यही डिफरेंस है। ओके। आरएसएस का सरकार चलाने का जो तरीका है, जिसमें उनकी विचारधारा के जो लोग हैं वो सरकार को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम ना इसी धरती पे हैं। हम कहाँ जो है आप ही के नाम वाले अभी गए हैं ना वहाँ स्पेस में। उनका नाम शुभांशु शुक्ला है। हाँ, मेरा नाम शुभांकर मिलता जुलता है। तो हम भी तो यहीं रहते हैं, स्पेस में तो रहते नहीं हैं। हमारे वक्त के एबीवीपी के करने वाले जो साथी हैं, जो हमारे साथ ही पढ़े एबीवीपी करते थे, वो अभी सब मंत्रालयों में लगे हुए हैं। उनका काम है कि मंत्री के काम का रिपोर्ट बनाना और आरएसएस को बेचना। जो वाइस चांसलर नियुक्त होते हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, देखिए, लोग जो विरोध करते थे एबीवीपी का या बीजेपी का, ठीक है ना, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन आप एबीवीपी किए हुए हैं, सबको नौकरी मिल गई। मेरे साथ मेरे यूनियन में जो थे। अगर ये प्रिविलेज है तो जैसे मैं जब आपको लिखी मैंने पोस्ट डाली तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके जो साथी थे जो दूसरे धर्म से थे, उन्होंने कहा कन्हैया प्रिविलेज है क्योंकि वो हिंदू थे। ये आपको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप प्रिविलेज है कि आप हिंदू थे, आप बाहर हैं। आपके बहुत सारे साथी के ऊपर और केसेस चले, बहुत सारी चीजें चली, वो फंसे हैं क्योंकि वो मुस्लिम थे। कन्हैया को प्रिविलेज मिल गया कि सारी चीजें करने के बावजूद बच गए हिंदू है। इसमें हाफ ट्रुथ है। मुझे प्रिविलेज है, ये ट्रुथ है, कैसा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल, मुझे मेरे नाम का प्रिविलेज है, हिंदू होने का बिल्कुल है। कैसा प्रिविलेज है, थोड़ा बताइए ना। मेरा प्रिविलेज ये है कि जिसको इस देश में अपने जन्म के आधार पर प्रताड़ित होना पड़ता है, मैं उसमें जात और धर्म के आधार पर जो प्रताड़ना है उसको नहीं झेला हूँ। औकात के आधार पर जो प्रताड़ना है उसको जरूर झेला हूँ।
लेकिन जात और धर्म के नाम पे कोई प्रताड़ना मैंने नहीं झेली है। चूंकि हम लड़का हैं तो लिंग के आधार पे भी कोई प्रताड़ना नहीं झेले हैं, तो ये प्रिविलेज है। आपको नहीं छेड़ा किसी ने? नहीं, हमको कौन छेड़ेगा? आप स्मार्ट आदमी हैं महाराज, आपको छेड़ेगा, हमको कौन छेड़ेगा? हमको देख करके तो लोग भाग जाएं। आप कहे ना लोग शक वक करने लगते, तो हमको लगा क्या पता कोई छेड़ा वड़ा भी हो। हम खूब कोशिश करेंगे तो हैंडसम होंगे, आप ऐसे ही ब्यूटीफुल हैं। हाँ। समझ रहे हैं? लड़के वैसे हैंडसम होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ नहीं, अच्छा ठीक है, आप भी हैंडसम। कोई नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती होगी ब्यूटीफुल, मान ली। अरे हाँ, बाबा यू आर ब्यूटीफुल। आपने वो ट्रिपलिंग नहीं देखा है? क्यों बाबा बेबी? नहीं, ट्रिपलिंग एक सीरीज है। हाँ। उस समय जब कॉलेज में थे तो हम लोग देखे थे ट्रिपलिंग में जो है एक बड़ा अंदर जाके देखे थे बाहर रह के? नहीं, बाहर ही देखे थे। बाहर अंदर जाकर के ट्रिपलिंग कैसे देखते? वो तो जो है OTT पे था, अंदर में OTT कैसे चलता? अरे अंदर भी चलता है महाराज सब। तो मंत्री जेलर साहब का इंटरव्यू, मंत्री थोड़ी थे, दिल्ली के जेलर साहब का इंटरव्यू किया, हम सब बताए। तो मंत्री का चलता होगा ना, हमारा स्टूडेंट का कौन अंदर जो है OTT चला रहा है? तो उसमें एक डायलॉग होता है, बाबा यू आर ब्यूटीफुल। कमिंग टू द पॉइंट कि आप इसमें हाफ ट्रूथ ये है कि अव्वल तो जिन साथियों को ये कहा जा रहा है कि वो जेल में है, वो उस मुकदमे में जेल में नहीं है, उस मुकदमे में है, वो उनको बेल मिला। डिटेल में हम जाएंगे अभी। हाँ। आप प्रिविलेज की बात, अपना प्रिविलेज बताओ। हाँ, मेरा प्रिविलेज यही है। हाँ। कि देखिए, मुझे जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर, ठीक है, वो धर्म के आधार पे प्रताड़ित नहीं होना। धर्म के आधार पर कैसे? मतलब कौन मेरा जो है टिफिन चेक करेगा? मेरे दफ्तर में 20 लड़के हैं मुस्लिम, मैं कभी नहीं पूछता। नहीं, आप नहीं पूछते हैं। हाँ। अरे आप तो वैसे भी नहीं पूछेंगे। हाँ। आप क्यों पूछेंगे? आपका कोई मतलब आप विजिलेंट थोड़ी हैं। उनको भी दिक्कत नहीं हो, मैंने उनसे पूछता हूँ कि ऐसे कोई दिक्कत होती है, वो मुझसे नहीं कहते। नहीं, आप बोलो तो बुलाओ मैं बाहर। उनको पूछिएगा कि जो है क्या मतलब बहुत आसानी से जो है तुम कलव लेकर के चल दोगे ट्रेन में? डरते हैं? ये सच है। पता नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। मेरे दोस्त भी मुझसे नहीं कहते हैं। फिर कैसे आप ये तो ऐसी बात है कि वो कहते भी नहीं है। लेकिन जब आप उनसे कहिएगा ना कि ये भाई लेते आना ना, कुछ बड़ा चटक पटक बनता है, तो कहेगा ये वहीं आके बना देंगे। सच है, हम बना नहीं रहे हैं। ये बात एक फियर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फियर एक तरफा है। देख लीजिए, भारत की सीमा से बाहर चले जाइए तो ये वाइस वर्सा है। अगर मुझे दुबई में जाकर के काम करना पड़े तो ये प्रिविलेज नहीं रहेगा वहाँ पे। ये सच है। इसी वक्त हम ये बात भी आपको बोल रहे हैं। भारत में अगर मुझे मेरे नाम का प्रिविलेज है तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर होगा। और हो सकता है कि इस देश में अपने नाम के चलते, अपने पहचान के चलते किसी को भी अपमानित या प्रताड़ित होना पड़ा हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय में रह रहे हैं और आप कहाँ रह रहे हैं। मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं तो हम बढ़िया दिल्ली में हिंदी बोलें, कोई जो है हमको प्रताड़ित नहीं करेगा। लेकिन कोई प्रताड़ित करे ना करे, अगर हमको केरल जाकर के रहना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 3-4 शब्द तो सीखना ही पड़ेगा। किसी से पानी मांगना है तो वेलम बोलेंगे, ठीक है ना। और घाव में चोट लग गया है, गए हैं केमिस्ट की दुकान पे खरीदने के लिए तो पट्टी नहीं बोलेंगे, वहाँ पट्टी नहीं बोलते हैं, उसका कुछ और मतलब होता है। तो भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे जब लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है तो इसके आधार पे स्वाभाविक रूप से अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो कोई उसका प्रिविलेज है। गॉट इट। जेएनयू के कन्हैया, कम्युनिस्ट पार्टी वाला कन्हैया और कांग्रेस का कन्हैया, क्या अंतर है? बहुत अंतर है। क्या बताओ थोड़ा सा। बहुत सारे अंतर हैं। एक तो उम्र का अंतर है। उस समय जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपकी उम्र कम होती है, जोश ज्यादा होता है। जोश तो अभी भी है, जोश नहीं कम हुआ है। जोश कम हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा महाराज। जोश फिर भी उस उम्र में ज्यादा थोड़ा होता है ना, उफान मारता है थोड़ा, आदमी फिर सयाना हो आता है। इस उम्र में जोश और होश का ना बैलेंस होता है। हाँ। तो इसलिए बहुत सारा बयान आप नहीं दोगे ना जो उस टाइम देते थे। नहीं, वो तो हम देंगे। सारा बयान जितना आपने वहां सब इत्तेफाक रखते। सब किसी को आज तक जो है वो नहीं किया है, डिनाई किया है किसी भी सवाल को। क्योंकि जिस बयान के आधार पे मुझे पेंट करने की कोशिश की जाती है ना, वो बयान मेरा कभी था ही नहीं। मैं और आऊंगा भी, आप पहले अपना पूरा कर लो। सब आप तीनों पूरा कर लो पहले। सब बयान, जेएनयू, कम्युनिस्ट और इधर हाँ डिफरेंस हमको बताओ थोड़ा सा। तो एक तो वहाँ हम जो है जेएनयू में आए तो उम्र का फर्क है, दूसरा जो है पार्टी का फर्क है, तीसरा जो है देश दुनिया की परिस्थिति भी बदल गई है। मान लीजिए कि आज से 20-25 साल पहले, 20-25 साल भी छोड़ दीजिए, जब मैं जेएनयू में था तब चाहते भी तो आप ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट नहीं शूट कर पाते, क्योंकि और आपके हाथ में जो मोबाइल है ये आया ही नहीं था। ये तो अभी आया है ना, क्या है 16 है, तो ये अभी आया है 16। तो
समय जब आगे बढ़ता है ना तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे मैंने कोई मेहनत नहीं की है अपना बाल पकाने के लिए, ये उम्र हुई पक गया। तो एक उम्र का फ़र्क होता है, एक समय का फ़र्क होता है, एक चूँकि आप पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम हार्ट सर्जन हैं और आपसे हमको जो है हार्ट सर्जरी का पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पार्टी का फ़र्क होता है। दाढ़ी छोड़ के हम बात कर रहे हैं, हाँ, अंदर कॉन्टेक्स्ट वाला। पहले स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, फिर जो है मेन स्ट्रीम पार्टी में आए, CPI में आए। कुछ विचारधारा में फ़र्क आया? नहीं, विचारधारा में फ़र्क नहीं आया है, उन विचारों को लेकर के काम करने के तौर तरीकों में फ़र्क आया है। मतलब इंटेंट नहीं बदला है, कंटेंट बदला है। क्योंकि अब उस भाषा में हम बात नहीं करते हैं जिस भाषा में बात करते थे, क्योंकि अशोभनीय है वो। अब मान लीजिए कि हम आपको रेत तो कर देंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, कहेगा कि क्या फ़र्क है, PhD किए नहीं किए क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब ठेला वाले PhD वाले में अंतर कुछ तो दिखना चाहिए। नहीं, भाषा में, मैच्योरिटी में बात करने के। हाँ, वही मतलब कि आप पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी, ये मत कहिए कि जो है ठेला वाला जो है उसको हम डिमीन नहीं कर रहे। भाषा में आप जब सीखते हो, पढ़ते हो तो आप थोड़ा सा संसदीय होते हो। अनुभव, अंग्रेजी का वो फ्रेज है ना, देयर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। अब मुझे मुख्य धारा की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हुए भी लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए लगभग। 15 में मैं प्रेसिडेंट बना था, 16 में जेल गया था, ये 2025 चल रहा है, 2026 आएगा तो 10 साल पूरा हो जाएगा।